नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज शुक्रवार को चुनाव हो रहा है। 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि विधान परिषद की इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के विधानसभा सदस्य दक्षिण मुंबई के विधान भवन परिसर में इकट्ठा होंगे, जहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। अब राज्य के दोनों खेमे महायुति और महाविकास अघाड़ी इन चुनाव के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी प्रबल हो गई है, क्योंकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास चुनाव जीतने लायक वोट नहीं है और इसीलिए सभी दल अपने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने में जुटे हुए हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते तमाम पार्टियों ने अपने विधायकों को अलग अलग 5 स्टार्स होटलों में भेज दिया था। अब बात करें चुनावी समीकरण की, तो इस चुनाव में भाजपा ने 5, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 2-2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1, कांग्रेस ने 1 और एनसीपी शरद पवार गुट ने चुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारकर भारतीय शेतकारी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 288 है, लेकिन कुछ विधायकों के निधन और इस्तीफे के कारण संख्या घटकर 274 हो गई। अब ऐसे में हर उम्मीदवार को जीत के लिए 23 वोटों की दरकार है। अब जानते हैं कि किस दल के पास कितने विधायक हैं। जहां बीजेपी के पास 103, शिवसेना शिंदे गुट के पास 38 और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 40 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस 37, शिवसेना उद्धव गुट 15 और एनसीपी शरद पवार के पास विधायकों की संख्या 12 है। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के पास 3 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2, एआईएमआईएम और प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2-2 विधायक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी 1, जनसुराज्य शक्ति 1 और 13 निर्दलीय विधायक भी हैं। गुजरात के भरूच का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक होटल में नौकरी के लिए आए युवाओं की भीड़ को देखा जा सकता है, जो कि इंटरव्यू के लिए घुसने की कोशिश में धक्का मुक्की कर रहे हैं और इसी दौरान होटल की रेलिंग तक टूट गई। अब इस वायरल वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये है झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच। 10-20 हज़ार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हजारों का जमावड़ा। भाजपा ने देश भर के युवाओं को अपनी नीतियों की वजह से बेरोजगारी के महासागर में धकेल दिया है। अखिलेश ने कहा कि यही वो युवा हैं जो भाजपा सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि जब तक भाजपा है तब तक कोई उम्मीद नहीं है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस वायरल वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और बीजेपी शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। राहुल ने कहा कि एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी की अमृतकाल की हकीकत है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लिखा, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। गुजरात के भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ जुट गई। हालात ऐसे बने कि होटल की रेलिंग टूट गई और गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। आगे लिखा गया कि नरेंद्र मोदी इसी बेरोजगारी के मॉडल को पूरे देश पर थोप रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेताओं ने जानकारी दी कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन शुरू करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी, फसल बीमा और लोन माफी जैसी लंबित मांगों के निपटारे के लिए यह प्रदर्शन शुरू करेगा। एसकेएम की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक उनका प्रतिनिधि मंडल 16, 17 और 18 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों से मिलकर उन्हें मांगों की नई सूची सौंपेगा। साथ ही उनसे एनडीए सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध करेगा। एसकेएम नेतृत्व ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगेंगे और उन्हें इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपेंगे।
असम में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है और अभी भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही। बाढ़ग्रस्त जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है और कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 14 लाख से कम हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल मिलाकर 13,99,949 लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं, जबकि बुधवार को 25 जिलों में 14,38,900 लोग बाढ़ से पीड़ित थे। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि हरियाणा की 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि 90 हलकों में भाजपा का वोट कम हुआ है और कांग्रेस का वोट बढ़ा है और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जो हरियाणा में हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, वोट काटू की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि उनकी यह टिप्पणी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हुए बसपा और इनेलो के गठबंधन की घोषणा के बाद आई है। फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या प्रभु राम की धरती है, भगवान की जो मर्यादा है भाजपा ने उसे तोड़ा है, लोगों के सामने परेशानी पैदा की, लोगों की ज़मीनें कौड़ियों के दाम में बेच दी और बाहरी लोगों ने ज़मीन ली। सपा सांसद ने कहा कि हम उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे कि घोटाला कहां कहां हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या से एक संदेश गया है कि देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी भाजपा को घेरते हुए एक्स पर लिखा था कि आटे दाल का भाव तो आम लोगों को पता होगा, क्योंकि मंत्री और अधिकारी तो अयोध्या में जमीनों का भाव पता करने में व्यस्त थे। नेटो ने मंगलवार को यूक्रेन युद्ध में चीन की भागीदारी पर कठोर टिप्पणी की। नेटो ने चीन पर रूस के समर्थक होने का आरोप लगाया। अब इस पर चीन की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि नेटो मनगढ़ंत सूचना फैलाकर उनके देश को बदनाम कर रहा है। इसके साथ ही चीन ने नेटो को एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूर रहने को कहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि नेटो का चीन के पड़ोसियों के साथ सैन्य और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास देश के हितों के साथ साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है। आपको बता दें कि यह टिप्पणियां तब आईं जब चीन और बेलारूस एक साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। गौरतलब है कि बेलारूस को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।